सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कर दे करम, कर दे करम, रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन महफूज पाकिस्तान। इस वक्त हालात बड़े ही परेशान कुन हैं। हाल तो ये है कि वज़ीर सिंध बहुत ज़्यादा परेशान है और वो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत पाकिस्तान में सामने आई है पिछले 24 घंटों में कोरोना के मरीज़ों की। यानी वो कह रहे हैं कि 531 लोगों के कुल टेस्ट किए हमने पिछले 24 घंटे में, जिनमें से 104 लोगों में ये मर्ज़ पाया गया। ये तकरीबन 20% औसत बनती है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है, यानी टेस्टिंग के लिहाज से अगर देखा जाए। इस कदर सूरत हाल ख़तरनाक है कि कराची के कई इलाके मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। 11 यूसीज बताई जाती हैं मुख्तलिफ, जहां पर कोरोना के शदीद फैलने का खतरा पैदा हो गया है। कई केसेस सामने आए जिसकी वजह से उसको मुकम्मल सील किया गया है। ना कोई इन इलाकों से बाहर आ सकता है, ना कोई किसी भी सूरत में कुछ भी कहे अंदर जा सकता है। इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में खतरा बढ़ रहा है और हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें भी सोच रही हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि दो मुख्तलिफ सवालात उनके सामने हैं कि लॉकडाउन में अगर इजाफा करते हैं तो लोगों का कारोबार मजीद इतना अरसा बंद रहेगा तो कैसे गुजारा होगा, और अगर लॉकडाउन में नरमी करते हैं तो फिर यह मजीद तेजी से फैल सकता है। इसीलिए आज भी यह कहा गया है कि पीर के दिन वफाकी हुकूमत की तरफ से फैसला होगा और अभी तक कभी इम्कान यह है कि 24 तारीख तक इसको लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है, इसमें तौसी की जा सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यह कह रही है कि अभी लॉकडाउन में नरमी ना करें, मगर जो गरीब आदमी है, जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार है, वो क्या कह रहा है, उस पर क्या बीत रही है, उसके शब रोज़ किस तरह गुजर रहे हैं, उसके लिए अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का पेट पालना कितना मुश्किल हो गया है। सिर्फ चंद लोगों से हमने बात की है बोल्ड न्यूज़ ने। देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। मेरे भाई बिल्कुल जब से ये हालात ख़राब हुए हैं ना, बिल्कुल मार्केटें बंद पड़ी हुई हैं। हम लोग मज़दूर तबका है, आते हैं, मार्केट बंद पड़ी हुई है, कोई काम कराने वाला नहीं है। सुबह घर से अल्लाह का नाम लेकर निकलते हैं, यहाँ फुटपाथ पे बैठ जाते हैं। राशन लेके लोग आते हैं, वो लेके एक को थैला देंगे तो 50 को पीछे भगा लेते हैं। इमरान खान मुझे कुछ पैसे दियो भाई, खाने के लिए हमारे पास पैसा भी नहीं है कोई। भाई जब का ये शटर डाउन हुआ है, बिल्कुल हमारे हालात बिल्कुल ख़राब है। तो अल्लाह ही पूरी कर रहा, हम लोग नहीं पूरी कर सकते हैं। सर रक्षा ड्राइवर है ना, हमें पैसे मिल रहे हैं ना, हम वो शनाख्ती कार्ड पे मैसेज भेजते हैं तो वो कहते हैं आप नाअहल हैं। और 20 दिन हो गए इमरान खान साहब कह रहे हैं जी हम आपको राशन देंगे। हम तो सड़कों को चक्कर लगा के थक गए, ना राशन देते हैं ना ये लोग रक्षा चलाने दे रहे हैं। अब जब कुछ खुलेगा नहीं, कारोबार नहीं निकलेगा, तो कोई शटर दुकान नहीं खोलेगा, कोई दुकान नहीं खोलेगा, मिसाल है, वो तो भूखा मरेगा ना। अब अपने बच्चों को भेज के तो कहाँ से खिलाएगा, क्या खिलाएगा, मेरे को ये बता। परेशान है और यकीनन कौन नहीं होगा, सुनकर हमें भी दुख हो रहा है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची जनाब अतीक मीर साहब, लेबर यूनियन के हेड हैं हबीब जुनैजी साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में हैं बाबर डोगर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और साफ़ी हैं। अतीक मीर साहब, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। आपने देखा कि लोगों की रुदाद सुनाई है, ये पूरे पाकिस्तान का हाल है। पूरे पाकिस्तान में मजदूर तबका परेशान है, दिहाड़ीदार परेशान है, हर कोई परेशान है, यानी तनख्वाहदार भी परेशान है, कारोबारी भी परेशान है, दुकानें बंद हैं, सब। मगर क्या करें कि अभी देख लीजिए वज़ीर सिंध कह रहे हैं कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती करनी पड़ेगी। ये लॉकडाउन उस तरह का नहीं है जिस तरह का वो चाह रहे हैं, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है। मैंने अर्ज़ किया जिस तरह कि पिछले 24 घंटे में औसत देखी जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आई है कि 104 मरीज सामने आ गए हैं, सिर्फ 531 टेस्ट हुए उनमें से ही। कि हम खुद इस सूरत हाल बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक सूरत ऐसी जैसे न जाए मानदन न पाए रफ्तन। हम ये देख रहे हैं कि लॉकडाउन भी ज़रूरी है और दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़े तबके को बेरोज़गार होता हुआ देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा तबका जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर आमादा है, वो सड़कों पर है, उसे राशन चाहिए, उसे घरों में ज़रूरियात ज़िंदगी चाहिए, जो मैं समझता हूँ ना फलाही इदारे पहुँचा सकते हैं और ना ही हुकूमत के बस की बात है। ये सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि एक सेफ मोड में, एक महफूज तरीके से एक ऐसी SOPs बनाई जाए कि कारोबार
उन शराइत पर हो कि जिसमें लॉकडाउन का मकसद भी पूरा हो, सोशल डिस्टेंस भी कायम रहे, ये गरीब लोग भी कुछ ना कुछ इन्हें रोज़गार मिल जाए, मेहनत कशों को रोज़गार मिल जाए और ये सड़कों पर दंदनाने से रुक जाएं, ये अपने घरों तक महदूद हो जाएं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा कड़ा वक्त है कि इनको घरों तक महदूद रखना भी अब ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन का बरकरार रखना ये मुमकिन नहीं हो रहा, जिसकी एक ही वजह जो सामने आई है और वो यही है कि ये राशन के लिए बाहर निकलने पर मजबूर हैं। तो इस पे हुकूमत वक्त को एक तरीक़ाकार अख्तियार करना होगा, एक रिवायत से हट कर एक हमें थोड़ा सा स्पेस कारोबार के लिए देना होगा। मैं नहीं कहता सारे कारोबार खोल दिए जाएं, मैं नहीं कहता पूरा शहर ओपन कर दिया जाए। एक जुज़वी लॉकडाउन ख़त्म करके कारोबार के लिए एक रिस्क लिया जा सकता है। कामयाब हो गया तो ठीक है, उसे तोसी दी जा सकती, ना हो तो लॉकडाउन का दोबारा ऑप्शन मौजूद है। अच्छा अतीक मीर साहब, आपकी तजवीज़ अच्छी है और यकीनन ये बात हो रही है, बार बार वज़ीर आला से कहा जा रहा है और कई इंडस्ट्रियलिस्ट मिले हैं, उन्होंने भी कहा है, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन ये बताइए हबीब साहब, आप सरबराह हैं लेबर यूनियन के, यकीनन लेबर बड़ी परेशान है, लेकिन ये जो हुकूमत ने ऐलान किया कि हम घरों तक राशन पहुँचाएँगे, हम कुछ उनको कैश दे रहे हैं लोगों को, इससे आपको नहीं लगता कि कुछ फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि ये जुज़वी लॉकडाउन भी अगर जो किया जाता है, जिस तरह कह रहे हैं अतीक मीर साहब, उसमें भी केसेस जब सामने आएंगे तो वो फिर फैलने से कोई रोक नहीं सकता। हुकूमत के पास अगर ये ऑप्शन होता तो वो अब तक कर चुकी होती, क्यों इतना वो दबाव लेती? वो ये रिस्क नहीं ले पा रही। इसमें कोई शुबा नहीं है कि देखिए ये वो सूरत हाल पूरी दुनिया के सर के ऊपर आके पड़ी है जो इससे पहले दुनिया का इस हवाले से कोई तजुर्बा नहीं था। पाकिस्तान का भी कभी कोई तजुर्बा इस किस्म का नहीं था और खुदा न करे कि कभी भी मुस्तकबिल में ऐसा हो। अब ये सूरत हाल आ गई है, तो यहाँ पर जो एक्चुअली प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की वो ये हैं, हम ये जहाँ तक समझते हैं सूबाई हुकूमत की बहुत क्लैरिटी के साथ हैं कि पहले वो इंसानों की जानों को बचाने पर यकीन रखते। हम ये समझते हैं कि अगर जान चली गई तो उसकी कोई रिकवरी जो है मुमकिन नहीं है, उसको दोबारा जो है वापस ले आना जो है मुमकिन नहीं है। सनतों का नुकसान हो रहा है, कारोबार का नुकसान हो रहा है, बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, सनत का पहिया जो है रुक के रह गया है, गरीब दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं, रोटी रोज़ी का मसला पैदा हो रहा है, बहुत शदीद मसाइल है। और जैसे जैसे इसी सूरत हाल आगे बढ़ेगी इसमें और गंभीरता पैदा होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे पास चॉइस इसमें कोई दूसरा है नहीं, तो लिहाजा पहले फ़ेज़ में तो हमें, हाँ ये रियासत का काम है, सूबाई हुकूमतों का भी काम है, वफाक का भी काम है, और मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतें अपने तौर पे कर रही हैं। ख़ास तौर पे सिंध की सूबाई हुकूमत मुराद अली शाह की क़यादत में बहुत इफ़ेक्टिवली काम कर रही है। लेकिन जाहिर है कि सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी आइडियल अंदाज के अंदर जो है लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, दिहाड़ीदार तक हम पहुंच पा रहे हैं। उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उनके घरों के अंदर फाके भी पड़े हुए हैं, उनके घरों के अंदर जो सूरत हाल है, मुझे आपको सबको इसका बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। लेकिन ये एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है जिससे हमें गुजरना होगा। लिहाजा मेरा अपना ओपिनियन ये है कि ये सारी जो फैक्ट्री मालिकान है, आप चूंकि मजदूर रहनुमा है, लेबर का वो ख्याल कर रहे हैं, देखिए वो भी मुश्किल में होंगे कि उनका माल नहीं बिक रहा, नए सामान नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा। लेकिन ज़ाहिर है अक्सर लोगों ने 10-10 साल 20-20 साल से 40 साल से कारोबार में होंगे, बहुत कुछ उससे बनाया भी होगा, तो यकीनन वो कुछ नुकसान तो उनको करना पड़ेगा। शायद वो 2 साल 3 साल पीछे चले जाएं, उन्होंने जो पैसे जमा किए वो उनको देने पड़े, मजदूरों की तनख्वाहें। तो ये जज्बा आपको फैक्ट्री मालिकान में, कारखाने के जो ओनर्स हैं, जो वो तबका है, उसमें नज़र आ रहा है? देखिए मैं इस सिलसिले में मैं बहुत आपको क्लैरिटी के साथ बताऊं कि जहां तक गुफ्तगू का ताल्लुक़ है, एम्प्लॉयर्स के नुमाइंदगान, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदगान हमारे साथ बैठे हैं। और जब सिंध में पहला आर्डर गवर्नमेंट ने जारी किया है कि लॉकडाउन के दरमियान कोई ले ऑफ नहीं किया जाएगा, किसी मुलाजिम को, किसी मेहनतकश को, इवन दिहाड़ीदार को निकाला नहीं जाएगा, किसी को बरतरफ नहीं किया जाएगा। लेकिन इसकी शिकायत भी आई हैं, इसका ऑनेस्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका है। हमारे पास ऐसी दर्जनों नहीं सैकड़ों शिकायत हैं कि लोगों को जो है वेजेस नहीं दिए गए हैं,
कारखानों में काम करवाया जा रहा है लेकिन उनको पेमेंट नहीं की जा रही है। जो इंडस्ट्री बंद कर दी गई है उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई हैं। मेरे पास बहुत सारी शिकायत कोठरी की हैं, नूरियाबाद की है, जामशोरों की हैं, हैदराबाद की हैं, कराची की हैं, कोरंगी की हैं, साइट एरिया की हैं। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि एज ए होल जो है सनतकारों ने भी इस गवर्नमेंट के इस मैसेज को पॉजिटिव लिया है। ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह पर है और इनको चेक भी किया जाना चाहिए। हबीब साहब, गवर्नमेंट चेक भी कर रही है। इसको मैं ज़रूर ये गवर्नमेंट से कहूँगा कि इसको सख्ती के साथ अपने आर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इसलिए कि भूख को मिटाना जो है वो रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत के ऊपर ये पहली मर्तबा इतना शदीद इम्तिहान आके पड़ा है, हुकूमतों पर इम्तिहान आके पड़ा है और हम ये तवक्को करते हैं कि वो अपने इस कमिटमेंट को पूरा करेंगे जो रियासत का और एक आम शहरी का जो मुआहदा है। हमें शेख उमर रेहान साहब ने ज्वाइन किया है, प्रेसिडेंट हैं कुरंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के। शेख उमर साहब, ये बड़ी बात है कि जिस तरह हबीब साहब कह रहे हैं, मजदूर रहनुमा हैं, कि काफ़ी हद तक लोगों को कोशिश की गई है कि वो बेरोज़गार ना हो। हुकूमतों ने ये कहा और जो कारोबारी तबका है उसने ये कोशिश की है। लेकिन आप क्या तजवीज़ करते हैं? लॉकडाउन तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये तो चीज़ वाज़े हो गई है। तो फिर क्या हल है कि गरीब रियासत है, उसके पास पहले ही पैसे नहीं थे, हम गरीब मुल्क है, फिर भी जो हो सकता है कुछ ना कुछ करने की कोशिश हो रही है। आप क्या समझते हैं, आप क्या कर सकते हैं, हुकूमत क्या कर सकती है? क्योंकि अभी जो बयानात आ रहे हैं, जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, ये तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन जो है खत्म होने जा रहा है, बल्कि शायद ये मजीद सख्त होने जा रहा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिचुएशन, हम ऐसी सिचुएशन में है कि इसका आज तक हमने कभी सोचा, ना हमारी हुकूमतों ने या हम लोगों ने कभी को प्लानिंग की इसके बारे में। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सबकी इंटेंशन जो है वो सबकी ठीक है, चाहे फेडरल है, चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चाहे बिजनेसमैन है। हर बंदा जो है वो इस मामले को समझ रहा है और उसको देखते हुए अब हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो है हम एक लिमिट तक इसको हम रोक सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ से अभी भी आप देखें इतना सख्त लॉकडाउन है, फिर भी 100 केस तो ऑलमोस्ट डेली आ ही रहा है। और आगे मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि लॉकडाउन को भी कंटिन्यू होना चाहिए। विद इंडस्ट्री को जो है वो अब थोड़ा सा हमें जो है वो SOPs हमने इनके साथ फाइनल कर लिए हैं। हमें चाहिए कि हम पार्शियली इंडस्ट्री को भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा चलाना शुरू करें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो है अपनी इंडस्ट्री को बंद रखना और अपनी लेबर को बेरोजगार रखना। ये इस वक्त हमारे साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, हमें इसको भी जो है वो साथ साथ चलाना है। लेकिन अगर शेख उमर साहब, लॉकडाउन तो अभी उसमें नरमी नहीं हुई और कल सिर्फ 24 घंटे में अभी देख लीजिए वज़ीर आला सिंध का ये बयान चल रहा है कि 11 जिला शर्की में 11 यूनियन काउंसिल को सील करने का उन्होंने कहा है। वो कह रहे हैं मैं बड़ा परेशान हूँ कि ये सूरत हाल कहाँ जा रही है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा औसत पाकिस्तान में आ गई है। पिछले 24 घंटे में जो टेस्टिंग हुई है उसमें 20% पॉजिटिव रिजल्ट आया, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, बड़ी ख़तरनाक है। तो वो तो अभी लॉकडाउन में नरमी नहीं की तो ये हाल है, तो वो तो कह रहे हैं कि इसको मजीद सख्त करना होगा। वज़ीर आला सिंध का बयान आ रहा है कि अभी ये 11 इलाके सील किए गए हैं, मगर लॉकडाउन में वो मजीद सख्ती का कह रहे हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें जो इस वक्त ये जो फिगर्स आ रही हैं वो बड़ी चैलेंजिंग है। लेकिन अब बात ये है कि अब हम करें क्या? अब देखें ऑलमोस्ट 20 दिन से तो हम बंद बैठे ही हुए हैं। अब हम इसको कैसे फेस करें? इसको फेस करने का ये तरीका है, ठीक है लॉकडाउन थोड़ा एक्सटेंड कर लें, इसमें कोई हर्ज नहीं है लॉकडाउन को एक्सटेंड करने में, लेकिन हमें साथ साथ अब सॉल्यूशंस की तरफ भी जाना है। ये पता नहीं इसको ये 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए या 6 महीने लग जाए। हम लोग 6 महीने, अगर 4-6 महीने तक इसका स्पैन चलता है तो हम 6 महीने तक तो नहीं ये चीजें इस तरह रख सकते। हम लोग तो जो है बर्बाद हो जाएंगे। वैसे ही हमारी हुकूमत और हमारी अवाम ये कहाँ जाएगी? तो हमें इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना। हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारा मुल्क कैसे चलेगा? हमारे मुल्क में जब तक फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगी। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये बड़ी तल्ख हकीकत है और बात कहते हुए भी बड़ा मुश्किल लगता है ये बात कहना, लेकिन क्या कारोबारी तबके ने कोई पैसा इतना सेविंग नहीं की होती उसकी कि वो महीना 2 महीने या इतना इससे ज़्यादा अरसा कुछ अपने लोगों को तनख्वाहें दे सके अगर उसका कारोबार रुका हुआ है? क्योंकि दुनिया में ऐसा वक्त पहले नहीं आया, पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया, मुश्किल है। मगर जो कोई 1-2 साल की कमाई कम हो जाएगी, यही है, पीछे चले जाएंगे हम 2 साल एक तबका, और ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, मगर जिंदगियां बचाने के लिए शायद ये और कोई हल नहीं है इसके अलावा।
देखिए, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त आप अपने एम्प्लॉय को देखें, अपनी अपनी सोच की बात है। मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि आप इस वक्त अपने एम्प्लॉय को अगर आप जॉब नहीं दे सकते तो आप ज़कात फंड में से भी उनको पैसे दे दें, तो तब भी कोई मसला नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि ये चीज़, खैर ये तो एक पर्सनल किसी का ओपिनियन है, लेकिन बात यह है कि अब इतना देखें, कोई भी इंडस्ट्री जो है उसकी इतने प्रॉफिट्स नहीं होते कि वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने जो है वो सैलरीज वो सारी जो है वो अपनी जेब से दे दे। मैं जाती तौर पे समझता हूँ, देखें, बीइंग अ बिजनेसमैन जो है, हर बंदा, देखें, हर बंदे की अपनी मेंटालिटी है, हर बंदा अपने तरीके से मामलात को चलाता है। लेकिन मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि अब हम एक पॉलिसी को सारी दुनिया पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है 5% 10% लोग इस पे अमल करें, और मुझे उम्मीद है कि लोग करेंगे भी, लेकिन हम इसको एज अ पॉलिसी नहीं ले सकते इस चीज को। अच्छा, अब बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है? अभी आप देख रहे हैं कारोबारी तबका अपनी जगह परेशान है, ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि वो ही समझते हैं कि कोई मिडिल वे जिस तरह होता है ना, कोई निकाल दिया जाए, कि कुछ इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा है कि 14 से हम कंस्ट्रक्शन को खोलेंगे, एहतियाती तदाबीर करके, सड़कों पर कोई काम कर रहा है झमघट्टा ना बनाए। ऐसा कोई हल निकल सकता है? क्योंकि वज़ीर-ए-आला सिंध की बातों से तो लग रहा है ऐसा कोई हल नहीं है। उस्तामा साहब, असल इशू ये नहीं है, असल इशू ये है कि पाकिस्तान में एक तो इंडस्ट्रियल वर्कर है और दूसरा बेतहाशा ऐसा बहुत ही छोटे लेवल का दुकानदार है, ठेले वाले, तय बाजारी वाले, ये गली मोहल्लों में आके चीज़ें बेचने वाले, इनकी बहुत बड़ी तादाद है। ये कहाँ पर जाएंगे? आप से बात, मैं यहाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे कि 3 महीने मजदूरों को बिठाकर या वर्कर्स को बिठाकर सैलरी देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए। उसके साथ साथ बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो डेली वेजर हैं, जो किसी इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे, उनकी बहुत बड़ी तादाद है। उनको आप कहाँ पर लेके जाएंगे? उनको किस तरह से अकोमोडेट करेंगे? सर मरने भी तो नहीं दे सकते ना साहब, क्या करें? वो आते हैं तो केसेस सामने आ जाते हैं। मेरी बात सुने, मैंने ये देखा है कि ये जो पार्शियल किस्म का लॉकडाउन या जो लॉकडाउन है, ये अल्टीमेटली फेलियर की तरफ जा रहा है। लोग इसको नहीं मान रहे, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जिसके घर में भूख है वो बाहर निकल रहा है। आप देखेंगे ये 7 प्रोग्राम के तहत अभी आपने 2 दिन हुए 14,000 रुपया बांटना शुरू किया, और वहाँ पर मुझे बताया कि कौन सा वहाँ पर वो उसको ख्याल किया जा रहा है। जिस तरह से लोगों का रश है वहाँ पर, उसको तो देखें। सर, ये बड़ा मुश्किल फैसला है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली फास्ट इकदाम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा। ना हम पेरिस में रह रहे हैं, ना हम फ्रांस में रह रहे हैं, ना हम इटली में रह रहे हैं, ना अमेरिका में रह रहे हैं। सर, पाकिस्तान में जहाँ पर 8 से 9 करोड़ आवाम जो है वो गुर्बत की सतह पर या नीचे रह रही है, वहाँ पर उनको घरों में महदूद करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है मेरे साथ। ठीक है, अतीक साहब, आपने सुन लिया बाबर साहब का 2-3 दहाइयों का माशाल्लाह इनका तजर्बा है सहाफत का। इन्होंने बहुत से देखे, स्ट्राइक्स देखी, सब कुछ। ये भी आपकी बातों से काफी हद मुत्तफिक लग रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि जिम्मेदार कौन होगा? आप कह रहे हैं अभी लोग अमल नहीं कर रहे एहतियाती तदाबीर पर, आप कहते हैं कि जी कुछ बता के, कुछ महफूज तरीके से जनाब लोगों को कुछ कारोबार करने दिए जाएं। कौन से ऐसे कारोबार हैं? आपने यकीनन कोई तजवीज़ दी होगी। ये जब इंडस्ट्रियलिस्ट मिले हैं वज़ीर-ए-आला सिंध से, वहाँ भी ये बात हुई, तो ये उन्होंने कुछ इस तरह का इशारा दिया कि जिनकी कॉलोनियाँ इंडस्ट्री के अंदर ही हैं, जिन लोगों की, वहाँ पर हम सोच सकते हैं इस तरह। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्री आप बता दें कि आपकी नज़र में जिसको चलाया जा सकता है, और फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर खुदा न खास्ता उसकी वजह से ये मर्ज मजीद फैला। अभी जो मोहतरम बात कर रहे थे वो गोया मेरा दिल बयान कर रहा था। ये बात इस तरह, देखिए, मैं अब आपको एक नक्शा बताता हूँ मौजूदा सूरत हाल का। 40 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त कराची में सड़कों में, गलियों में, बाज़ारों में, मोहल्लों में राशन की तलाश में बाहर हैं। अगर वज़ीर-ए-आला सिंध इस बात की ज़मानत दे दें कि इनके घरों में 15 दिन का राशन वो डाल सकते हैं, तो ये बाहर नहीं आएंगे। ये इस बात की ज़मानत है कि बाहर नहीं आएंगे। और लॉकडाउन के बाद मैं आपको अगली जो शक्ल बताने चला हूँ वो इससे ज़्यादा हौलनाक है। अगर ये 1 माह मज़ीद लॉकडाउन रहता है तो किसी के बस में नहीं है कि वो अगले माह तनख्वाहें दे सकें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 50 लाख लोग नौकरियों से महरूम होकर वो भी सड़कों पे आ जाएंगे। मैं जितना ख्वाहिश वज़ीर-ए-आला सिंध रखते हैं कि लॉकडाउन बेहतर से बेहतर हो, मैं उससे ज़्यादा ख्वाहिश रखता हूँ। इसलिए कि जितना ज़्यादा
ये मामला भयानक सूरत हाल अख्तियार करेगा, उतना ज़्यादा ये सिलसिला तूल पकड़ेगा, क्योंकि हम इस बर्बादी को ज़्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर 2 माह भी लॉकडाउन रहता है तो हमें 20 साल लगेंगे वापस ट्रैक पर आने में। इसलिए मैं खुद इस बात का ख्वाहिशमंद हूँ कि जल्द से जल्द इस सूरत हाल का ख़ात्मा हो, जल्द से जल्द हम इस दलदल से बाहर आ जाएं। लेकिन इसके लिए एक तदबीर बनानी होगी। आपने पूछा कि वो क्या तरीक़ाकार हो। यकीनन वो तरीक़ाकार हुकूमत वक्त और स्टेक होल्डर्स बैठ के बना सकते हैं। सनतकारों के नुमाइंदों को बिठा लीजिए, ताजरों के नुमाइंदों को। हम इस बात पर मुकम्मल इत्तेफाक करते हैं कि सोशल डिस्टेंस रहना चाहिए, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, लेकिन साथ हम ये भी कहते हैं कि अगले मरहले को भयानक बनाने से बचाने के लिए बेरोज़गारी के इस अंसर को, इस बढ़ते हुए ख़तरे को, इसे रोक लीजिए और कारोबार जुज़वी तौर पर अगर मुमकिन है तो आप इसको बहाल करें। और जहां कहीं पर भी आप महसूस करें कि ये ख़तरे की घंटी बज रही है, आप इसे बंद कर दें। इसके लिए आपको कौन सा किसी दूसरे मुल्क से इजाज़त लेनी है? आपने एक फैसला किया था, सब कुछ बंद हो गया, तब तक देर आपने एक फैसला करना है, सब कुछ बंद हो जाएगा। बोल का पैगाम, महफूज पाकिस्तान। वो फिर दोबारा खोलकर बंद करना, वो तो एक बड़ा, फिर वहीं से हम जीरो पर आ जाएंगे। हबीब साहब, आपको क्या लगता है, लेबर आपको क्या कहती है कि कब तक ये बर्दाश्त कर सकेंगे? उनके लिए एक दिन मुश्किल है, मगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो तनख्वाहें दे रहे हैं। डेली वेजर्स का क्या हाल है? ये जो हुकूमत ने 12,000 रुपया फी खानदान का ऐलान किया, राशन तकसीम किया जा रहा है, बहुत सी NGOs हैं, सिंध की हुकूमत कह रही है जी हमने आगाज़ कर दिया है लोगों तक पहुंचने का, MNA MPS की ड्यूटीज़ हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो लॉकडाउन है वो किसी की ख्वाहिश नहीं है। लॉकडाउन जो किया जा रहा है वो बहालत मजबूरी किया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर साबित हो गया है कि जो वबाई बीमारी फैली है, ना उसकी कोई वैक्सीन अभी तक ईजाद हो सकी है और ना ही उसकी कोई दवा है। तो पूरी दुनिया मजबूरन, तरक्की याफ्ता ममालिक भी, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक भी और हमारे जैसे कमज़ोर ममालिक भी मजबूरी की सूरत हाल में लॉकडाउन की तरफ जा रही हैं। किसी की ख्वाहिश नहीं है। ऐसा महसूस होता है गुफ्तगू से कि जैसे हमारा या मेरी गवर्नमेंट का या मेरी पार्टी का या सिंध गवर्नमेंट का स्ट्रेस है या ख्वाहिश है कि लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन हमारी सीधी तरजीह जो है इंसान की ज़िंदगी है। हम ये समझते हैं कि नुकसान में गई हुई मईशत को बहाल किया जा सकता है। जो कारखाना आज बंद हो जाए, अल्लाह ने चाहा 2 साल 3 साल के बाद उसको दोबारा पैर पे खड़े किया जा सकता है। लेकिन खुदा न खास्ता एक सूबे से अगर हज़ारों अफराद जो है खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो इस दुनिया से चले गए, जहाँ बाक हो गए, तो उनको दुनिया की कोई ताकत आसमान की सिवाय अल्लाह के कोई वापस नहीं ला सकता है। इसलिए पहली बात तो ये समझना चाहिए कि लॉकडाउन कोई हमारी ख्वाहिश नहीं है, लॉकडाउन हमारी मजबूरी है। आपके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। या ये जितने साथी बैठे हुए हैं, मैं बहुत इनसे एहतराम से कहता हूँ कि ये बता दें कि क्या जो है कहते हैं कि इसका अल्टरनेट है। कोई अल्टरनेट इसका नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि सूबाई हुकूमत और विफाक की हुकूमत को यकजान होकर सोचना चाहिए। विफाक को अपनी जो है कहते हैं कि कन्फ्यूजन को ख़त्म करना चाहिए, एक पेज पे आना चाहिए, लीडर का किरदार अदा करना चाहिए। अब आज देखें कि अल्लाह के करम से मुराद अली शाह ने स्टेप उठाया, बोल्ड स्टेप उठाया, लोगों की ज़िंदगियों के लिए स्टेप उठाया, अपने सूबों के लिए स्टेप उठाया, पूरी दुनिया में उसकी वाहवाह हो रही। और ये हम ये समझते हैं कि ये उसकी वाहवाह नहीं है, पाकिस्तान के आवाम की वाहवाह है। तो जहाँ तक अगर मैं आपसे अर्ज करूँ कि आपने दूसरों की बातें सुनी, मेरी भी सुने, मैंने ज़रूर जो है पॉजिटिव मैसेज दिया है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ ने जो है उस कमिटमेंट को पूरा किया है, जो कमिटमेंट उन्होंने तनख्वाहों के हवाले, लेकिन बहुतों ने नहीं किया है। मैं हुकूमत की मिसाल देता हूँ। फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है मशीन टूल फैक्ट्री, वहाँ पर 500 लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको 2 माह से तनख्वाहें नहीं मिली। इसी सूरत से मैं ये भी बताऊं कि मेरे पास रिपोर्ट है, मैं सूरत हाल को गुफ्तगू को यहाँ तल्ख नहीं करना चाहता था। कराची में भी, पूरे सिंध में भी बहुत सारे कारखानों के अंदर डेली वेजेस को जो है तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं। मैं और इससे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि जो तरक्की याफ्ता सनतें हैं,
हुकूमत से कहा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। बिल्कुल मैं कहता हूं डट के गवर्नमेंट को अपनी रिट को कायम करना चाहिए और सनतकारों सरमायादारों को अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। मैं आपको तरक्की याफ्ता सनतों की बात करूं, आप देखें इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी के एहलकार, ये फ्रंट के ऊपर है। इनके साथ ही कोई इदारा अगर 24 घंटे अपनी खदमात अंजाम दे रहा है, वो बैंक के मुलाजमीन अंजाम दे रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों और लाखों लोगों से उनका इंटरेक्शन होता है, वो भी इंसान है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स ने अभी तक उनके लिए कोई इंसेंटिव, किसी किस्म का इंसेंटिव जो है वो कहते हैं उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। तो मैं यहाँ पर अपने मुल्क के सनतकारों से, सरमायादारों से, पैसे वालों से, ताकतवर लोगों से, उन्होंने 70-72 साल में इस मुल्क से करोड़ों अरबों नहीं खरबों रुपए कमाए। अब वक्त आया है कि वो निकालें, लोगों पे खर्च करें, सनतों पे लगाएं, उन पे लगाएं जिन्होंने उनके पैसे पैदा करके दिए। हबीब साहब की बात सुनी आपने, शेख उमर साहब के अब वक्त आया कि गरीबों पर पैसा लगाया जाए, और वो भी समझते हैं कि सिंध हुकूमत मजबूरी में कर रही है। अब विफाकी हुकूमत का एक थोड़ा सा अंदाज फ़र्क है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये इस वक्त जो ट्रस्ट जो काम कर रहे हैं, इस वक्त जो घरों घरों पे जाके राशन पहुंचा रहे हैं, और बड़ा अच्छा ये ट्रस्ट काम कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि इन ट्रस्टों के पास पैसा जो है तो ये पैसा जो है ये सारे बिजनेसमैन ही दे रहे हैं। और दूसरी बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखें, अक्सर हमारे मुल्क में एक सोच ये है कि लोग बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा समझते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या कारखानेदार है वो पता नहीं कितना अमीर है और वो कितने प्रॉफिट्स में कारोबार कर रहा है। देखें, इस वक्त हालात ओवरऑल ही रिसेशन हमारे मुल्क में पिछले 2 साल से आप सब लोगों को पता है कि चल रहा था, ऊपर से ये एक रिसेशन आ गया इंडस्ट्री के ऊपर। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के हालात तो इस वक्त हमारे मुल्क पे ये कोरोना का आने से पहले ही जो है वो अच्छे नहीं थे। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपने मुलाजम जो है उसकी फैमिली होती है, उसको कोई भी उसको जो है वो उसकी हद तक कोशिश होगी कि वो उसको ना बेरोजगार करे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अमेरिका जैसे अमीर तरीन मुल्क में 1.5 करोड़ जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है, तो हमारा मुल्क तो बहुत ही गरीब है। तो हम कैसे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को रोकना बहुत मुश्किल है। देखें, बंद इदारे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, इदारे अगर बंद रहेंगे तो कैसे एम्प्लॉयमेंट पैदा हो सकती है? लेकिन शेख साहब, अभी स्टेट बैंक कह रहा है आप कर्जा ले सकते हैं 3 महीने तनख्वाहों का, और वो आपको बहुत रियायती तौर पर मिल रहा है, आप 3 महीने की तनख्वाहें दे सकते हैं, स्टेट बैंक कह रहा है। जी, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि कल एक बड़ी अच्छी एक स्कीम गवर्नर साहब ने निकाली है और इन्होंने बड़ा अच्छा एक पैकेज दिया है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस पे इनको चाहिए जो 4% मार्कअप है वो भी खत्म करें। और दूसरी चीज ये है कि इसमें गैस और बिजली के बिल भी डालें ताकि प्रॉपर तरीके से अगर रिलीफ इन्होंने देना है तो इस तरीके से दें। देखें, ये एक कर्जा है, ये कोई ये मुफ्त में पैसे नहीं मिल रहे, ये एज अ सिक्योरिटी आपको ये कर्जा दिया जाएगा ताकि वक्ती तौर पे हम एम्प्लॉयमेंट बचा सकें। ये बड़ी अच्छी इनकी जो इनकी ये जो इन्होंने कल स्कीम दी है और हम एप्रिशिएट करते हैं इसको। ठीक है। अच्छा बाबर डोगर साहब, ये बड़ी अच्छी स्कीम आई स्टेट बैंक की तरफ से। उन्होंने कहा कि आप कमर्शियल बैंकों से कर्जा ले सकते हैं, यानी 20 करोड़ जिसका सैलरी पैकेज बनता है 3 महीने का, वो पूरे का पूरा वो बैंक दे देगा, और जिसकी 50 करोड़ तक है उसको 50% यानी 25 करोड़ वो भी मिल जाएगा। इसको ये सराह रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब में तो वहाँ पर उनके पास है, तो बादशाह ने कहा कि जी इस तरह के जो भी हैं इदारे, उनका सऊदी शहरियों की सारी तनख्वाहें वो देंगे या 60% तक देंगे। तो ये पाकिस्तान में तो ये बैंकों के ऊपर ये दिया गया, ये एक अच्छा आपके ख्याल से इन्होंने कदम उठाया है ये, और इस तरह से 3 माह की आप बिजली गैस के बिल जो है मौखर किए हैं कि वो आगे जाकर दे दें। लेकिन उसमें भी मुश्किल ये है कि उसके बाद भी लोगों के पास ये सकत होगी देने की। समझ साहब, 3 महीने के बाद जब बिजनेस खुलेंगे तो उनकी क्या सिचुएशन होगी, ये भी देखने वाली चीज़ है। जब फैक्ट्रियाँ खुलेंगी, जब दुकानें खुलेंगी, और बिजनेसमैन जो 3 महीने पीछे चला जाएगा उसको भी आपने देखना है, और अल्टीमेटली ये लोन आपने पे बैक करने हैं। असल इशू जो मैं देख रहा हूँ कि सर आपने लॉकडाउन किया, आप कराची में किया, लाहौर में किया, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि 20% कोरोना फिर भी फैल रहा है लॉकडाउन के बावजूद। और हालात ये हैं कि गुर्बत इतनी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितने के फ़ोन आते हैं अच्छी खासी फैमिलियों के। अभी 20 दिन हुए हैं लोग घरों में हैं और लोगों के घरों में अनाज ख़त्म हो गया। मैं आपको कोई ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहा जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं,
लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई घरों में राशन खत्म हो गया, मंगवा दे। जो लाइन में नहीं लग सकता, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, वो ये चाहता है कि कोई खामोशी से आए और मेरे घर में राशन रख जाए। सर सिर्फ 20 दिन, अगर एक महीना और आगे सिचुएशन चली जाती तो आप सोचे कि यहाँ पर क्या हालात होंगे। अभी भी लोग ये भी वार्निंग दी जा रही है कि घरों से बाहर रास्ते में आपको कोई गाड़ी को रोके तो आप ना रोकें, गैंग छुपे हुए हैं, कुछ चोरी डकैती जो है वो बढ़ रही है। सर आपको ओपन करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई और हल नहीं है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू गुर्बत है, उसका गवर्नमेंट के पास कोई हल नहीं है। आप जो 12,000 रुपया दे रहे हैं वो भी हर एक को नहीं पहुंचना, वो भी हर एक के घर में नहीं पहुंचना। एक फैमिली जिसमें 8-10 बंदे हैं, उस फैमिली के हेड को जाना है। 12,000 में क्या बनेगा मुझे नहीं पता। अल्टीमेटली आपको देखिए, मैं भी ऑफिस आ रहा हूँ, आप भी आ रहे हैं, बेताशा ऑफिस चल रहे हैं, आपको कोई ना कोई इस तरह का मिडल वे का तरीका ढूंढना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कि लोगों की इस्तात खत्म हो गई है, इन 20 दिनों में लोगों की इस्तात खत्म हो गई है। आधा पाकिस्तान ऐसा है जिसकी इस्तात खत्म हो गई है। आप अल्टीमेटली उनको मजीद घरों में मजीद बंद नहीं कर सकते, आप कारखाने फैक्ट्रियां नहीं बंद कर सकते, और 20 दिन के बाद लोग सड़कों पर आ जाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक नई सिचुएशन पैदा हो जाएगी। मैं ये चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट अल्टीमेटली आहिस्ता आहिस्ता इस सिचुएशन से बचे। ये इससे पहले कि लोग हर चीज को वायलेट करके खुद ही प्रोटेस्ट करें और बाहर आ जाएं, गवर्नमेंट को चाहिए कि आहिस्ता आहिस्ता ओपनिंग दे, लोग अपना कुछ ना कुछ रोजगार कमाना शुरू करें और हिफाजती तदाबीर, इस पर जोर दिया जाए कि हिफाजती तदाबीर जो है उनको अपनाया जाए। गवर्नमेंट इस पर फोकस किया जाए कि किस तरह से कोरोना पे से अपने आप को बचाया भी जा सकता है और इसके साथ साथ आप अपना काम भी जारी रख सकते हैं। अच्छा। घरों में मुझे नहीं लगता कि 1 महीना लोग अपने घरों में मजीद रहने की पोजीशन में है। 15 दिन के बाद जो हालात हैं, यकीन जाने के मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि लोगों के हालात क्या हैं इस वक्त। अच्छा अतीक मीर साहब, चले WHO कह रहा है बढ़ाएं, हुकूमत कह रही है और कोई हमारे पास हल नहीं है, हमें लॉकडाउन मजीद सख्त करना है। आप कहते हैं कि कोई महफूज रास्ता निकाला जाए, जिस तरह अभी हबीब साहब ने कहा जी बैंकों में लोग जा रहे हैं, या बाबर साहब कह रहे हैं कि चले मीडिया के लोग आ रहे हैं। अभी मीडिया हाउसेस में भी फैल गया है ये, कुछ मीडिया में ऐसे केसेस रिपोर्ट हो गए, वहाँ पर बड़ा खौफ है। लेकिन ये बताएं कि आपके ख्याल से किया क्या जा सकता है। हमारे इसी ट्रांसमिशन में पिछले हफ्ते एक साहब आए और उन्होंने कहा कि जी कराची में तो 10-10 दिन हड़तालें होती थी, सड़कों पर गाड़ियां जलाई जाती थी, तब भी लोग घरों से नहीं निकलते थे। तो आप ये खौफ ना फैलाएं कि जी 10 दिन हो गए हैं तो लोगों के पास क्या होगा, कैसी जिंदगी गुजारेंगे। तो वो दौर भी था कराची वालों पर। तो अभी लोगों में ये आप ना इश्तियाल दिलाएं कि जी वो बाहर आ जाएं, आप उनको काम डाउन करें। आप क्या कहते हैं? देखिए, एक आम सी मिसाल है, अगर किसी के बदन में खून का बनना बंद हो जाए तो उसके खून का रसाव मौत की तरफ ले जाता है, और अगर खून बन रहा है, सेहत बेहतर है, तो खून के रसाव से उसको इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो आप जिन हड़तालों की बात कर रहे हैं, वो एक तो मैशत कदरे बेहतर थी, बहुत बेहतर नहीं, उस वक्त कदरे बेहतर थी, लेकिन 3-4 साल में जो ज़वाल पजीरी मैशत की हुई, जो कारोबार बर्बाद हुए, तिजारत सनत जिस लेवल पे आ गई, तो उसमें एक दिन की बंदिश भी मैं समझता हूँ कि कारोबारी तबके के लिए, सनत के लिए वो बहुत ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त है। यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान हुआ कि किराएदार, एक शेड्यूल दिया गया कि किराएदार को किराया माफ़ करना होगा एक कितनी शरह से, और स्कूल की फीसें 20% तक कम कर दी जाएं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, या एक को तनख्वाहें कोई नौकरी से ना निकाले, कोई सनतकार या ताजिर। जब एक ताजिर दिवालिया हो जाता है तो वो तो तनख्वाह नहीं दे सकता मजदूर को, अपने मुलाजिम को, तो या तो हुकूमत पैसे दे, जो कि नहीं दे सकती। इसी तरह एक शख्स ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी है और उसका गुजारा उस किराए के ऊपर है, वो हुकूमत के किसी ऐलान पे कैसे छोड़ देगा किराया? उसको या तो उसको हुकूमत किराया दे, जो कि नहीं दे सकती। तो ये सारी बातें, कुछ बातें हुकूमत बगैर सोचे समझे। मैं इसीलिए ये बात कहता हूँ कि खुदारा इस बदतरीन सूरत हाल में बेहतर और बेहतरीन फैसलों के लिए स्टेक होल्डर से आप मुशावरत करें, आप स्टेक होल्डर से मुकालमा करें
पूछें क्या बेहतरी है। और उसके बाद ये कौमी लेवल का एक बहरान है, इसमें हुकूमत तन्हा बेहतर फैसले नहीं कर सकती। हुकूमत गलती करेगी, गलती दर गलती करेगी, बहरान बढ़ेगा। ये पूरी कौम को बैठ के एक जगह फैसला करना है, इसलिए कि हर सतह पे तबाही है, हर फील्ड, हर सेक्टर तबाह है। आने वाला वक्त बहुत बड़ी आजमाइश का वक्त है। आज हमने अगर संभाल लिया, आज समत दुरुस्त कर ली, तो शायद हम ज्यादा बड़ी तबाही से बच जाएंगे। आज जितने ज्यादा बेहतर फैसले होंगे, आने वाले वक्त में उतना ही कम नुकसान होगा। अच्छा, मेरे पास वक्त कम है। करंगी एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर हैं आप, शेख उमर रेहान साहब। आप चले तजवीज़ दे दें कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है और वहाँ क्या किया जाएगा ऐसे कि भाई इस मर्ज को भी फैलने से रोका जाए और वो इंडस्ट्री चल सकती है। और फिर कल को दूसरे कहेंगे कि जी फलां को आपने इजाज़त दे दी है, फलां को दे दी है, हमारा क्या कसूर है, हम मर रहे हैं, उनको तो आपने इजाज़त दे दी है। चले फिर भी आप कौन सी समझते हैं ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसको खोला जा सकता है इन हालात में? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, हमने 2 दिन पहले SOPs फाइनल कर ली हैं सिंध हुकूमत के साथ। हमने सारा तरीकाकार इनसे तय कर लिया है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियां चलेंगी। और मैं एक बात आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट की जो फैक्ट्री होती है या उसकी इंडस्ट्री है, वो उसका घर है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में, आप बताएं कि कोई चाहेगा कि आपके घर में कोरोना वायरस आ जाए? कोई भी नहीं चाहेगा। तो उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उसकी इंडस्ट्री उसका घर है, और वो कभी भी वो नहीं चाहेगा कि वो पूरे उसके प्रिकॉशंस करेगा और उसके मेजर्स लेगा पूरे सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक अच्छा हमने फुल प्रूफ प्लान इनके साथ हमने डिस्कस किया और फाइनल किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला 14 तारीख को जो है वो परमिशन मिल जाएगी इंडस्ट्रियाँ चलाने की। और हम उम्मीद यही करते हैं, और पार्शली हमने इनको बोला है कि अभी आप कुछ सेक्टरों को अभी आप जो है वो ऑन करें और कुछ मंडियाँ भी खोलें, ताकि जो है वो थोड़ा बहुत हिलजुल शुरू हो। और दूसरी बात, मैं अतीक मीर साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक फुकदान रहा है फेडरल हुकूमत की तरफ से भी और प्रोविंशियल हुकूमत की तरफ से भी, कि स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का बहुत फुकदान रहा है। अगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत उस लेवल की कर ली जाती तो शायद आज ये सिचुएशन फाइनेंशियली ना होती। लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक ऐसी एक आफत हमारे मुल्क पे आई कि कोई बंदा भी जो है वो इसको समझने से अभी तक कासर है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब जितनी अवेयरनेस हमारी आवाम को मिल चुकी है, जितना हर एक बंदे को पाकिस्तान का शायद ही कोई ऐसा शहरी जो हो जिसको ये ना पता हो कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस आ चुका है और ये कैसे लगता है, इस हद तक अवेयरनेस आ चुकी है हमारी आवाम में। तो हुकूमत को जो काम था बेसिकली हुकूमत ने अब कर लिया है कि लोगों को अवेयरनेस दे दी है। अब लोगों का भी काम बनता है कि वो अपने आप को इससे बचाएं, अपने आप को इससे सिक्योर रखें और अपने मामलात को इसके मुताबिक चलाएं। और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अब जो है अब थोड़ा सा हमें इंडस्ट्रियों को हम तो ये रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि अब जर्नल इंडस्ट्री को पार्शली ओपन करना शुरू कर दें और मंडियों को भी पार्शली ओपन करना शुरू कर दें। इसका मैकेनिज्म बनाएं ताकि देखें हम इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हम लोगों को घरों पे खाना नहीं पहुंचा सकते। कोई भी हुकूमत जो है, हमारे पास ना ऐसा कोई नेटवर्क है ना हमारे पास ऐसा कोई डेटा है कि हम जो है वो ये काम कर लें। तो मैं तौर पर समझता हूँ कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लॉकडाउन रखें, मैं ये नहीं चाह रहा कि हम लॉकडाउन खत्म कर दें, लॉकडाउन हमें रखना चाहिए, लेकिन हमें इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों को काम करने की इजाजत देनी चाहिए और दुकानदारों और उन लोगों को, मंडियों को जो है वो थोड़ी टाइमिंग के लिए खोलना चाहिए और सिर्फ इन लोगों को निकल कर काम करने की इजाजत हो। बाकी लॉकडाउन जो है उनको चाहिए कि वो रखें। जी। अच्छा हबीब साहब, आपको लगता है इतनी अवेयरनेस आ गई है? हम तो देखते हैं कि पाकिस्तान में, अच्छा लेकिन हबीब साहब आपको लगता है कि इतनी अवेयरनेस आई है? लोग तो बाहर सड़कों पर आके खेल कूद में भी लगे होते हैं और हम देख रहे हैं। अब ये जर्मनी का मुझे तो बताया किसी ने, वहाँ मेरे एक अजीज़ है, उनके भाई वहाँ पर है कि जी वो घरों में राशन देकर फल तक देके जा रहे हैं कि आप घरों पर रहें, बाहर ना निकले। पाकिस्तान तो ऐसा मुल्क नहीं है, लेकिन क्या लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है? मैं तो जब देखता हूँ कहीं भी किसी गली मोहल्ले में हमारे पास विजुअल्स आते हैं कि लोग खेल रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और खुद को परवाह नहीं है इस खतरे की। देखिए बात सुने, सूरत हाल ये है
जो आपने जो है मिसालें दी हैं जर्मनी की अब और मुख्तलिफ ममालिक की, और फिर आपने कंपेयर किया है हमारे यहाँ से। ताकतवर तबक़ात जो है इस मुल्क के बनने के बाद अवाम को जिस रास्ते पर लेके गए वो किस रास्ते पे लेके गए? का ताकतवर तबक़ात जो है सनतकार, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, वो लोग जिनके पास दौलतें हैं, उन्होंने सिखाया क्या है माशरे को? उन्होंने माशरे को ये सिखाया है कि सबसे बेहतर जो है वो ये है अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़। माशरे में ये आज अगर लोग जो है कहते हैं वायलेट कर रहे हैं तो खुशी से वायलेट नहीं कर रहे हैं। आज अगर लोग जो है कहते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा नहीं करते हैं तो वो देखते हैं कि ताकतवर लोग जो है कानून का एहतराम नहीं करते। जब बड़ी बड़ी जो है लैंड क्रूज़र्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है बग़ैर किसी रोक टोक के निकलेंगी तो एक मोटरसाइकिल वाले ने गुनाह किया है, एक साइकिल वाले ने गुनाह किया है। भाई 70-72 साल तक आप लोगों को यही बताते रहें कि इस मुल्क के अंदर दो कानून हैं, एक ताकतवर के लिए, एक कमज़ोर के लिए। अब ये आफत पड़ी है आके। खैर मैं देखें गिले शिकवे के लिए मैं आपकी इस जो है महफिल को नहीं मैं करना चाहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो लोग इस पर, क्या हम इस बात में खुश हैं कि हमारे मुल्क की सनतें बंद रहें? मुझे पता है कि अगर मेरे मुल्क की सनतें बंद होंगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान में मेरा तबका होगा। मुलाजमत पेशा होंगे, गरीब, मजदूर, बिल्कुल सही, फल वाले ये होंगे। क्या मुझे बिल्कुल सही हबीब साहब, मैं इस बात बिल्कुल ठीक नहीं हूँ कि 10-10 दिन की स्ट्राइक की कालें दी जाएं, इसलिए काल दी जाएं कि ये इकानमी। अच्छा, वक्त मेरे पास खत्म हो गया। जी हबीब जुनैद साहब बहुत शुक्रिया आपका। लेबर यूनियन के हेड अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची, आपका बहुत शुक्रिया। और प्रेसिडेंट करंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री जनाब शेख उमर रेहान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, महफूज पाकिस्तान ट्रांसमिशन जारी है। मैं आपको मिलूंगा हेडलाइंस के बाद। बाबर डोगर साहब मेरे साथ होंगे, कुछ ही देर में मिलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।